से भी आपका क्वेश्चन आता है। अब आपका जो अगला अध्याय 8 हमें चलना है, अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8 हमें पढ़ना है। और इसमें आपका जो पढ़ना है कह सकते हैं कि पीस यानी कि परिशांति और गुड बिहेव यानी कि सदाचार के लिए सिक्योरिटी यानी कि प्रत्याभूति मांगी जाती है, यानी कि गारंटी मांगी जाती है। इसकी भूमिका हमने बता रखी थी, फिर एक बार 2 मिनट भूमिका देख के अब आपका नीति ये होनी चाहिए, क्योंकि समय कम है भाई, आपका 8 तारीख हो गया, तो नीति ये होनी चाहिए कि जहाँ से प्री में क्वेश्चन उठते हैं बस उसी पॉइंट को वर्तमान में अटैक ज्यादा करना। जैसे कि संविधान हुआ तो संविधान में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अब उसी पर अटैक ज्यादा हो रहा है। तो सीआरपीसी में भी पूरा न पढ़े, जहाँ से जिस मॉडल से क्वेश्चन बनता है अब एक माह जो बचा है आपका उस मॉडल को ज़्यादा अपनाना है। और किताब भाई फिर सलाह दी जा रहे हैं जिनको बिहार एमपीओ देना है, किताब बिल्कुल न पढ़िए, आप डायरेक्ट पढ़िए, लेक्चर सुनिए और नोट्स उपलब्ध है, नोट्स लेकर नोट्स पढ़ सकते हैं, नोट्स भाई रखा है, जिसको चाहिए मिल जाए। भाई अध्याय 8 की पहली विशेषता पूछ सकता है कि जो ये चैप्टर 8 है ये 2 जगहों पर और लागू है, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र। यानी कि अध्याय 8 के जो प्रावधान है तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से सीआरपीसी के चैप्टर नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में ही लागू है। तो 3 अध्याय रट कर जाइएगा, 8, 10, 11 यानी कि 8, 10 और 11 ये रट कर जाना है। इस अध्याय का उद्देश्य कभी का पूछ लिया जाता है, उद्देश्य ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है, ये भी पूछ सकता है। इसके बाद आपका पूछ सकता है कि यह जो अध्याय है ये आपका दंडात्मक है कि निवारणात्मक, यानी कि इसके तहत पनिशमेंट दिया जाता है कि प्रिवेंट किया जाता है। तो प्रिवेंट किया जाता है, इसको प्रिवेंट किया जाता है पीस भंग न हो, यानी कि पीस का ब्रीच न हो और कोई व्यक्ति गुड बिहेव करे यानी कि मिसबिहेव न करे, यानी कि कोई व्यक्ति शांति भंग न करे और आपका सदाचारी बना रहे। अब ये क्वेश्चन बनता है अगला कि कितनी दशाओं में प्रत्याभूत या सिक्योरिटी मांगी जाती है। तो 5 दशा में और 5 रट कर जाइए, कितनी दशा में बताया जाता 5। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी दशाओं में परिशांति के लिए और कितनी दशाओं में सदाचार के लिए। तो आपका जवाब रहेगा 2 दशाओं में पीस के लिए और 3 दशाओं में किसके लिए, गुड बिहेव के लिए, सदाचार के लिए। तो पीस के लिए कौन कौन सी धारा है, 106 और 107, और सदाचार के लिए 108, 109 और 100। अब देखिए लिस्ट बना लेना है, आप यही लिस्ट आपका पूरी के लिए काम करेगा। लिस्ट ये बनाना है आपका, पहले हम 106 शुरू करते हैं। 106 से जो क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चनों को निकाला है। पहला क्वेश्चन इसके लिख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका ये बन सकता है कि न्यायालय किस धारा के तहत परिशांति के लिए यानी कि पीस के लिए सिक्योरिटी यानी कि प्रत्याभूति मांगता है। तो 106 के तहत कौन मांगता है, न्यायालय। पहला याद रखें, कौन मांगता है, न्यायालय। दूसरा क्वेश्चन न्यायालय कब मांगता है, तो जब न्यायालय किसी अभियुक्त को कन्विक्ट करे, दोषी ठहराए और न्यायालय को लगता है कि जब यह व्यक्ति सजा काट लेगा तो सजा काटने के बाद समाज में जाएगा तो परिशांति को क्या कर सकता है, भंग।
तो ऐसी दशा में न्यायालय निर्णय देते समय ही, निर्णय का भाग होता है, निर्णय देते समय ही आपका अपराधी से एक आपका कह सकता है कि वह इतने साल के लिए क्या दे, प्रत्याभूत दे कि सजा काटने के बाद शांति क्या रहेगा, बनाए रखे। तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कौन न्यायालय मांगता है, ये क्वेश्चन बना है। तो कौन कौन न्यायालय है जो यहाँ परिशांति के लिए प्रत्याभूति मांग सकते हैं, वह लिस्ट लिख लीजिए। वह कौन न्यायालय है? तो सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय, रिवीजन, 4 न्यायालय हैं। कौन कौन आपका, फिर एक बार देखिए गलत न हो, कोर्ट ऑफ सेशन, फिर दूसरा कौन है आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर कौन न्यायालय अपील जहाँ हुई है, और फिर कौन न्यायालय रिवीजन जो कर रहा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ कितने वर्षों के लिए अधिकतम प्रत्याभूति मांगी जा सकती है, तो वह याद रखना 3 ईयर, ये भी पूछा जाता है। शॉर्टकट में लिखिए कितने वर्षों के लिए, 3 साल। अब जमानतदार या सिक्योरिटी या प्रतिभू रहित की प्रतिभू सहित, तो दोनों हो सकता है, यानी कि गारंटर भी मांग सकता है न्यायालय और नहीं भी मांग सकता, यानी कि प्रतिभू सहित यानी कि साथ में या रहे। 106 निपट गई। इस प्रकार आप ऐसा ही क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके बाद आइए 107, भाई नोट्स रखे रहे, सही रहेगा, रिक्वायर कम जाएगा। 107 में 107 में इसके लिए या परिशांति के लिए मांगा जाता है आपका प्रत्याभूत। परिशांति के लिए कौन मांगता है? तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हम न्यायिक नहीं, कौन कार्यपालक, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांगता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि अधिकतम कितने साल के लिए गारंटी मांगी जा सकती है कि तुम शांति व्यवस्था कायम रखोगे। तो समय याद रखना, अधिकतम कितना साल 107 में, तो 1 वर्ष। अधिकतम समय लिखिए भाई, कितने साल, 1 वर्ष के लिए मांगी जा सकती है, 1 ईयर। ये याद रखना है, प्रतिभूत सहित की रहित की दोनों, तो दोनों, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं, फ्री के लिए याद रखना है। 1 साल कौन मांग सकता है? न्यायिक नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसके लिए 30 बनाए रखने के लिए, इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा। अब आ जाइए 108। 108 में है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, यानी कि जो व्यक्ति सेडिशन या राजद्रोहात्मक बातों को फैला रहे हैं, यानी कि देश के खिलाफ बिगुल बजाने वाले हैं, या देश के खिलाफ क्या करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, तो उनसे गारंटी मांगी जाती है कि आप गारंटी दीजिए कि देश के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और जैसे ही गारंटी व्यक्ति दिया और देश के खिलाफ बोला तो जाएगा जेल। याद रखिए, भले अपराध ये। तो यहाँ जो पूछा जाता है किसके लिए, राजद्रोहात्मक बातों के लिए कौन मांग सकता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अधिकतम कितने साल के लिए, 1 साल। बस यही याद रखना है, 2 लाइन। कौन मांग सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अधिकतम कितने साल के लिए गारंटी मांग सकता है, 1 वर्ष। अब 109 आ जाइए। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, जो सस्पेक्टेड है, संदिग्ध है,
संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रत्याभूत। देखिए संदिग्ध किसे माना जाएगा, पहले ये जान लीजिए। संदिग्ध व्यक्तियों से गुड बिहेव के लिए सिक्योरिटी मांगी जाती है। ये धारा जरूर याद रखिए 109 और 109 में आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये बनता है कि संदिग्ध व्यक्ति किसे माना जाए, जो अपनी पहचान को छुपा रहा है। और छुपा इसलिए रहा है कि कोई क्या करेगा, काबिल है, यानी कि संज्ञेय अपराध, यानी कि कोई व्यक्ति है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और उसका पहचान या आइडेंटिटी छुपाने का इरादा सही नहीं है। इरादा ये है कि कोई गंभीर अपराध करेंगे, सीरियस, और सीरियस को ही आपका सीआरपीसी में क्या कहा जाता है, संज्ञेय। तो ऐसे व्यक्तियों से कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रत्याभूत मांगेंगे, गारंटी मांगेंगे। तो कितने साल के लिए गारंटी मांग सकते हैं? 1 वर्ष। कितने साल? 1 वर्ष, 1 वर्ष अधिकतम, और चाहे प्रतिभूत सहित या रहित, यानी कि गारंटर के साथ या गारंटर के बिना। अब संदिग्ध व्यक्ति का आपका, जैसे कि आपका बहुरूपिया बन गया, रंगा सियार जिसे कहा जाता है, यानी कि चेहरा ढक कर चल रहा है, या आपका यहाँ कई केस भी आए भाई। अगर कोई पुरुष अपना चेहरा मुख बांध कर हमेशा घूम रहा है, इसका मतलब उसे संदिग्ध माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई महिला अपना चेहरा बांध कर घूम रही है तो कई हाई कोर्टों ने इसे 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति नहीं माना। ये भी याद रखिएगा, वैसे इतना अंतर नहीं जाना चाहिए। अगला ये 110 में काफी महत्वपूर्ण है, लिखिए। ऐतिहासिक अपराधी से सदाचार के लिए प्रत्याभूत। हैबिचुअल ऑफेंडर, ऐतिहासिक अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर से गुड बिहेव के लिए सिक्योरिटी मांगी जाती है। यानी कि ऐतिहासिक अपराधी से सदाचार के लिए प्रत्याभूत या गारंटी मांगी जाती है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, आपका समाज में भी लोग पूछते हैं, ऐतिहासिक अपराधी न समझ में आए तो लिख लीजिए आदतन अपराधी। आदतन ना तो लिख लीजिए कौन सा अपराधी? आदतन। जैसे कुत्ते की दुम है वह आपका कभी सीधी नहीं होती, तो ये जो आदतन अपराधी हैं ये भी कभी सुधरते नहीं हैं और ये समाज में प्रसिद्ध रहते हैं हमेशा अपराध करने के लिए। तो इनसे भी गारंटी मांगी जा सकती है। जैसे कि उदाहरण एक तो हम बताते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन बना है पहले वो 2 लाइन निकाल दिया है। पहला क्वेश्चन ये बना है, आईसी को भाई 10 नंबरी कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि 10 नंबरी की धारा में सीआरपीसी के सुने होंगे समाज में, बाप नंबरी तो बेटा क्या, यानी कि बाप ने 1 हाथ का सांप मारा तो बेटा कितने हाथ का मार दिया? 10 हाथ। यानी कि बाप ने 1 मर्डर किया तो बेटा 10 मर्डर करके बैठा है। इसी को कहा जाता है 10 नंबरी। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी का मतलब क्या? अब ये ऐतिहासिक अपराधी या हैबिचुअल ऑफेंडर, तो हैबिचुअल ऑफेंडर किसे कहा जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो समाज में बार बार अपराध करने के लिए क्या हो, प्रसिद्ध, भले किसी न्यायालय से वह सजा न पाया। इसी को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक अपराध। तो ऐसे लोगों से अधिकतम कितने साल के लिए गारंटी मांगी जा सकती है? 3 वर्ष। 1 साल नहीं, कितने साल?
और गारंटर के साथ यानी कि प्रतिभूत है, 2 ही लाइन याद करना है। कितने दिनों के लिए अधिकतम 3 साल, और गारंटर के साथ यानी कि प्रतिभूत रहित नहीं, प्रतिभूत है, 2 लाइन याद रखिए। कौन मांग सकता है? डिप्टी मजिस्ट्रेट या कार्यपालक में से, बस 3 लाइन याद रखिए। और एक बार एमपी राजस्थान में बना ऐतिहासिक अपराधी कौन होता है? तो जो समाज में प्रसिद्ध हो, बार बार अपराध करने के लिए। एक उदाहरण लास्ट में देखिए। मान लीजिए कि एक सुनार है और समाज के और आसपास के सभी लोग जानते हैं कि चोर या लुटेरे या डकैत सोना लूट कर आते हैं, चांदी, और इसी के यहाँ गुप्त रूप से क्या करते हैं? बेचते हैं। लेकिन कभी चोरी का सामान रखने के लिए या चुराई हुई संपत्ति का प्रापक के लिए यानी कि चुराई हुई संपत्ति को छुपाने या बयान करने के लिए कभी कोर्ट में सजा नहीं पाया, लेकिन समाज जानता है, आसपास के लोग, ये चोरों से चोरी का माल क्या करता है? वैसा व्यक्ति की धारा में आएगा 110 में, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहेंगे कि गारंटी दो कि 3 साल तक तुम सदाचारी रहोगे, चोरों से चुराया हुआ माल नहीं करते। गारंटी मांगी जाती है। तो 5 कंडीशन में गारंटी हो गई। 106 से लेकर कहाँ तक? 106 में 3 साल, 110 में 3 साल, ये भी याद रखना है। और प्रतिभूत सहित यानी कि गारंटर भी दो, तो कौन सी धारा? 100। इसके बाद 111 से लेकर और 124 तक में आपका यानी कि 111 से लेकर 124 तक में प्रोसीजर दिया गया। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है यानी कि 111 से लेकर और 124 तक में गारंटी मांगने के लिए क्या दिया गया है? प्रोसीजर या प्रक्रिया। तो ये भी पूछा जाता है भाई आपका कि सिक्योरिटी या प्रत्याभूत के लिए सब्सटेंसिव नियम या सारवान प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका जवाब रहेगा 106 से लेकर 110 तक। और प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? 111 से लेकर यानी कि 111 से लेकर 124। तो प्रक्रिया अपनाई जाए, और प्रक्रिया में कम से कम 4 या 5 धाराएं याद करना पड़ेगा। हम बताएं दोस्तों, देखिए 111 आदेश का दिया जाना यानी कि सो काज नोटिस। अब एक उदाहरण बना ले तब सही रहेगा। देखिए मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, एक उदाहरण बना दिया जाए, तब सबको इसी पर निपटा दिया जाए, मैंने पूरी धारा ही निपट जाए। ये एक व्यक्ति है और इस आपका 107 की कार्रवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट करना चाहता है। तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा या किसी अन्य द्वारा सूचना मिलती है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो पीस को ब्रीच कर सकता है यानी कि शांति को भंग कर सकता है, अशांति फैला सकता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट 107 के तहत अधिकतम कितने वर्ष के लिए सिक्योरिटी मांग सकते हैं? 1 वर्ष के लिए। अब ये सारवान प्रावधान है और इसके लिए प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? 111। तो सबसे पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक के खिलाफ सो काज नोटिस जारी करेंगे यानी कि आदेश दिया जाएगा, और आदेश द्वारा आपका कह सकते हैं कि आधार और क्यों आपसे गारंटी मांगी जा रही है यह एक को बता दिया जाए। इसको कहते हैं सो काज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, यानी कि प्रारंभिक आदेश भी कह सकते हैं। या कर हमारे यहाँ बताओ जो क्यों न तुमसे परिशांति के लिए गारंटी मांगी जाए, क्योंकि आडि अल्ट्रम पर्टम मतलब कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए। तो की धारा में आदेश प्रारंभिक दे दिया गया 111। 112 कहती हैं कि न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, ये कभी पूछा नहीं गया, बस एक लाइन कंसेप्ट बनाते रहिए।
अगर एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर है तो आदेश समन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं, आदेश देने की। वहीं उसको बता दिया जाएगा और वहीं समझा दिया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ हम किसकी कार्रवाई करने जा रहे हैं। 107 की तुम अपना पक्ष रखो, यानी कि अपनी बातें कहो, इससे बात सुनी जाएगी। 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो रहा है। और इसको समझने के लिए अन्ना हजारे का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। लेकिन फिर एक बात ये हम जानिए, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए मैंने सोच काज नोटिस समन जारी कर सकता है और पुलिस जाकर समन को क्या कराएगी, यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये देखता है कि अगर तुरंत गिरफ्तार न किया गया तो ये हर हाल में परेशानी क्या करेगा। अब बताइए, अगर तुरंत अर्जेंट मामला हो तो क्या समन जारी किया जाए, तब तो 10-15 दिन आकर जवाब देगा। तुरंत मामला हो तो समन में नहीं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट डायरेक्ट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या जारी करेंगे, गिरफ्तारी का वारंट, यानी कि आपका अरेस्ट के लिए वारंट जारी करेंगे। पुलिस जाएगी, एक को गिरफ्तार करेगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ भेज देंगे, जेल। इसका मतलब ये हुआ कि अन्ना हजारे देखिए, यानी आपका हो रहा था कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने ये सोचा, अन्ना हजारे जब आंदोलन के लिए निकले, कि अगर ये अन्ना हजारे रामलीला मैदान में अपनी लीला दिखाएंगे तो शांति क्या हो सकती है। हाँ, तो आपका कहा गया कि गारंटी दीजिए और नहीं दिए। मैंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगा कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये क्या कर देंगे, अशांति, तो तुरंत पहले गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसके बाद बाडी क्या, यानी कि अर्जेंट मामला रहेगा तो आदेश नहीं, डायरेक्ट किसका आदेश, गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा और पुलिस जाकर क्या करेगी, गिरफ्तार। लेकिन सामान्य तरीका है कि बुलाया जाए, उसकी बातें भी क्या किया जाए, सुना। 114 आ जाइए, समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। 111 का जो आदेश दिया गया है उसकी एक कापी समन या वारंट के साथ लगती रहेगी। 115 पर्सनल अपीयरेंस से, यानी कि व्यक्तिगत हाजिरी से उन्मुक्ति या छूट दी जा सकती है। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कह सकते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होइए, आप इसके माध्यम से हाजिर हो जाइए अपने अधिवक्ता। लेकिन 116 आपका पूछा जाता है, यानी जिधर की जो धारा सबसे महत्वपूर्ण धारा है आपका 116। अब इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच हो। देखिए ध्यान से भैया, यहाँ 2 क्वेश्चन केवल बनाना है प्री के लिए, पूरा न पढ़िए। प्री के लिए कितना क्वेश्चन, केवल 2। पहला क्वेश्चन कि एक के खिलाफ जानकारी मिली और इस जानकारी के जांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे कि क्या एक के खिलाफ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है क्या वो सत्य है, अर्थात क्या ऐसे परेशान दिया आपका फीस ब्रीच होने की संभावना है, इसकी जांच करेंगे। कौन जांच करेंगे, एग्जीक्यूटिव। दूसरा क्वेश्चन, सच्चाई की जांच किस धारा के तहत, 116। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वही लिखना है कि जांच कितने समय के अंदर पूरी की जाएगी। बस ये याद रखना है, 6 माह, 3 माह, साल भर, कितना दिन, ये रट कर जाएगा कितने दिन में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जांच में जो साक्ष्य लिया जाएगा या जो जांच होगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो जो समन मामलों में
आपका साक्ष्य लिए जाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाए। एक लाइन लिख लीजिए, डायरेक्ट पर भी लिख सकते हैं। आपका 6 मार्क जरूर याद रखिए। अब कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाएगा इंक्वायरी में, जो समन मामलों में आपका क्या है दिया गया है, जो समन मामलों में अपनाया जाता है। समन मैटर तुरंत एक धारा को लेट कर लेना है। आखिर समन मामलों में जांच और विचारण में एविडेंस कैसे लिया जाएगा? क्या इसका सीआरपीसी की किसी धारा में या सेक्शन में उल्लेख है कि नहीं? तो उल्लेख निश्चित रूप से है। देखिए इधर आपका 274 एक बार देखिए 274 एक सेकंड। देखिए भाई, सीआरपीसी की धारा 274 को लेट करके पढ़ेंगे। 274 समन मामलों में कैसे साक्ष्य लिया जाएगा, एविडेंस समन मामलों में। इसको जोड़ लीजिए आपका 116 से, ये भी पूछा गया है, पूछा जा चुका, अंडरलाइन करिए। समन कैसे एविडेंस लिया जाएगा? तो जैसे समन मामलों के विचारण में दिया जाता है, समन मामलों के विचारण में कैसे एविडेंस लिया जाएगा? कौन सी धारा? 274 जो साफ लिखा जाता है भाई, यानी कि मुख्य बातें लिखी जाती है, वो बहुत नहीं, केवल क्या लिखा जाएगा? साफ। इसके बाद आइए सच्चाई की जांच करवा दिया जब क्रम से चलना है। 116 में सच्चाई की जांच कर लिए 6 मार्क के अंदर पूरा। जांच में 2 निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, या तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि चिला सही थी, जब सही थी तब तो भाई मामला गंभीर हो जाएगा और कौन सी धारा लागू होगी? 117 117। और जब जांच में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये पाता था कि जो इत्तला पुलिस या अन्य व्यक्ति ने हमें दी है वह आपका आधारहीन है, परिशांति भंग होने की कोई संभावना इन लोगों द्वारा या ए द्वारा नहीं है, तब कौन सी धारा लागू होगी? 118। और 2 नियम बना लीजिए। अगर परिशांति भंग होने की संभावना है, ये जांच में पता लग गया, तो कौन सी धारा? 117। और ये पता लगा कि भाई आधारहीन बिना बेस के ही शिकायत कर दी गई थी, तो एक धारा कौन बढ़ जाएगी? 11। तो 117 में आपका क्या मांगा जाएगा? प्रत्याभूत। जब जांच हो गई है और सच्चाई सही पाई गई है, तुम श्योरिटी यानी कि प्रत्याभूत दो, गारंटी दो। और अगर जांच गलत पाई गई तो 118 में जांच रद्द कर दी जाएगी। और अगर ऐसा व्यक्ति बाई चांस जेल में है, मान लीजिए कि 113 जेल भेजा जा सकता है, तो उसे जेल से मुक्त करने का क्या दिया जाएगा? तो बस याद रखिए, जांच सही पाई गई तो 117 और गलत पाई गई तो 118। तो जो लिख कर आता है 107 का 117, इसका मतलब ये हुआ कि परिशांति के लिए प्रत्याभूति मांगी गई और 117 का मतलब कि अंतिम आदेश दे दिया गया या कर बांड या बंद पत्र। अगर 107 का 116 लिखा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि अभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट सच्चाई का क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन की फाइल और जांच जब पूरा करेंगे तब आपका 117 या 118 की कार्यवाही। वैसे कुछ होता नहीं, लेकिन लोग बहुत डर जाते हैं। ये कि भाई दौड़ना तो पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कुछ करता नहीं, ये नहीं कि आपको जेल देते हैं इतना आसानी से, लेकिन भाई गारंटी मांग ले तो आपको गारंटी क्या करना पड़ेगा? तो ये नहीं, क्योंकि ये प्रिवेंटिव है, दंडात्मक नहीं। अब अगला ये 119 आ जाइए, 119 बस भाई
जिस अवधि के लिए प्रत्याभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ, यानी कि समय का प्रारंभ, समय बना दिया जाए। अब फिर एक बार चार्ट बना लीजिए। तो 107 के तहत कितने, नहीं 106 के तहत कितने साल के लिए, 3 साल। अब ये रटे रहिए, 107 के तहत 1 साल, 108 के तहत 1 साल, 109 के तहत 1 साल, 110 के तहत। तो जो ये गारंटी 118, 117 में अंतिम आदेश दे दिया गया, तो सतर्क ये रहना है कि आपका ये जो 1 साल के लिए मांगा गया, ये भी 1 साल, ये भी या 3 साल अधिकतम मांगा जा सकता है, इसके कम भी मांग सकता है। तो ये समय कब से चलना प्रारंभ होगा, तो आपका ये बताया गया है कि जिस तारीख को आदेश अंतिम कर दिया गया, यानी कि 117 के तहत ये अंतिम आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने दिया कि अप्रत्याभूति दो, उसी दिन से ये समय चलना क्या होगा, कब चलना प्रारंभ होगा, 117 के आदेश से, जब तक कि भिन्न मजिस्ट्रेट कोई डेट न डाले। लेकिन एक और सतर्क रहना है, यदि अभियुक्त यदि ऐसा व्यक्ति कारावास में है, तो बताइए कब समय चलना प्रारंभ होगा, जब जेल में रहेगा कि जेल से बाहर आएगा। सामान्य नियम है कि जेल में क्या मतलब, कि जब जेल से बाहर आएगा तब ऐसा समय चलना क्या होगा। बस याद रखिए, जेल से बाहर है तो अगर 107 के तहत 1 साल की गारंटी मांगी गई है, 117 का आदेश 117 का आदेश जिस तारीख को दिया उस तारीख से कितने साल, 1 साल। और अगर आपका इस बीच वह जेल में है तो ये आपका कह सकते हैं कि अभी नहीं चलेगी, रुकी रहेगी। और कब शुरू होगा 1 साल, जब वह जेल से क्या आता है, 120 देखिए आपका बंद पत्र की अंतर्वस्तु, कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि बंद पत्र की अंतर्वस्तु, एक क्वेश्चन अंतर्वस्तु पर बनाना है। अंतर्वस्तु मतलब ये हुआ कि बंद पत्र के अंदर क्या होगा, तो बंद पत्र की अंतर्वस्तु, यानी कि जब ऐसा व्यक्ति बॉन्ड या बंद पत्र भर दिया। बंद पत्र भरने का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति ये जिम्मेदार गारंटी दे रहा है कि मैं सदाचारी बना रहूंगा उतने साल के लिए, या मैं परेशान की भंग नहीं करूँगा। तो जब बॉन्ड भर दिया तो अंतर्वस्त पर 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक बार तो यूपीजे में आपका 3 क्वेश्चन आ गया था एक ऐसा, तो जितने अंतर्वस्त वाले सेक्शन हैं उसको एक जगह एकत्र करिए, तब इस सेक्शन को पढ़ाएंगे। लिखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बंद पत्र की अंतर्वस्त से लिख लीजिए, इसको 3-4 जगह से लिखवाना है, 5 जगह से। बॉन्ड या बंद पत्र की अंतर्वस्तु किस धारा में, तो सेक्शन मारिएगा CRPC 120, उसको ऐड करते रहिए। सही बताया जाएगा उसको, अभी आता है अभी भाई 120 कर रही है, 120 देखिए, लिखिए भाई आपका बंद पत्र की अंतर्वस्तु आपका कह सकते हैं कि 120, ये याद करना है। इसी के साथ आपका पूछा जाता है चार्ज या आरोप की अंतर्वस्तु, यानी कि जब न्यायालय इल्जाम लगाएगा तो उसके अंदर क्या लिखेगा, लिखिए, उसको हेडिंग डाल दीजिए, आरोप की अंतर्वस्तु चार्ज 211 CRPC 211। इसके बाद आपका यूपीजे पे बना निर्णय की अंतर्वस्तु। निर्णय की अंतर्वस्तु, जब क्रिमिनल मामलों में जजमेंट दिया जाएगा तो जजमेंट के अंदर क्या लिखा जाए, तो निर्णय की अंतर्वस्तु यूपीजे बनाया था। CRPC की कौन सी धारा, 354, 354
फिर आप लिख लिया 354 निर्णय की। इसके बाद आपका को बनता है, कह सकते हैं सीपीसी में बनता है। सीपीसी में भी आपका 3 क्वेश्चन बनता है। और द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी जाकर लिखना है। वहाँ लिखिए वाद पत्र की अंतर वस्तु आदेश 7 नियम 1 ऑर्डर 7 रूल 1 वाद पत्र की अंतर वस्तु। तो ये पिछली बार रिवीजन बना था ऑर्डर 7 रूल 1 की आदेश 7 नियम 1 यानी कि प्लेंट की लिखिए। आगे लिखिए फिर क्वेश्चन बनता है सिविल मामलों में निर्णय की अंतर वस्तु। क्रिमिनल में नहीं, क्रिमिनल में अभी हमने लिखवाया किस मामले सीआरपीसी 354। अब लिखिए सिविल मामलों में निर्णय की अंतर वस्तु। अब ये क्वेश्चन बना नहीं, बन सकता है। लिखिए आदेश 20 का रूल 4 आदेश 20 ऑर्डर 20 का रूल 4 सीपीसी आदेश 20 का नियम 4। और अगला क्वेश्चन सीपीसी में बन सकता है डिक्री की अंतर वस्तु। डिक्री के अंदर क्या लिखा जाए? लिखिए डिक्री की अंतर वस्तु आदेश 20 का नियम 6 ऑर्डर 20 का रूल आपका 6। देखिए इतना में यूपीजे में एक बार 3 क्वेश्चन आया था फ्री में, और बिहार में भी एक क्वेश्चन सीआरपीसी में बनने का पूरा चांस रहेगा। अंतर्गत में उसके अंदर क्या लिखा जाएगा। अगला देखिए आपका 120 फीट बैक हुई है बंद पत्र की अंतर्गत। देखिए ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया इनपुट किया गया भरा गया बंद निष्पादित किए जाने वाले बंद पत्र उसे यथास्थिति परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध या बाउंड करे। यानी कि जब बांड भर दिया तो वह परिशांत के लिए भरा है 107 106 में तो परिशांत बनाए, और 108 109 110 में किसके लिए भरा है? गुड बिहेव के लिए। अब गुड बिहेव उतना दिन दिखाए। अगला सब देखिए और बाद की दशा में कारावास से दंडनीय कोई अपराध करना या उसका अटेम्प्ट या प्रयत्न करना या उसका दुष्प्रेरण माने एबेटमेंट करना आपका बंद पत्र का भंग माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब बांड भर दिया और जिम्मेदारी ले लिया कि हम परिशांत इतने समय तक कायम रखेंगे या सदाचारी बने रहेंगे, अगर उतने समय के अंदर अगर वह कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है या उसका अटेम्प्ट या प्रयत्न करता है या उसका एबेटमेंट या दुष्प्रेरण करता है तो ये माना जाएगा कि वह बांड का क्या किया है? उल्लंघन। और जैसे ही बांड का वायलेशन करेगा अब आपका होगा क्या? तो पुलिस वारंट के बिना क्या करेगी? अरेस्ट करेगी, और अरेस्ट करके कितने दिन जेल में जाएगा? तो जितना दिन अभी बचा है। एक उदाहरण देखिए आगे धाराओं में बताया जाएगा। देखिए एक उदाहरण देखिए भाई आपका अच्छे से। इन्हें बांड भर दिया बंद पत्र भर दिया और 107 का भरा। मान लीजिए 1 साल के लिए भर दिया कि हम 1 साल तक परेशान क्या रखेंगे। तब तक इन्हें किया क्या कि पहले ही दिन यानी कि शुरुआत में पहले दिन जाकर आपका कोई अपराध किया और उस ऐसा अपराध किया जिसमें केवल जुर्माना नहीं, ये सतर्क रहना। अगर वह ऐसा अपराध किया है जिसमें केवल और केवल किसका दंड है? जुर्माने का, तब वह बांड का वायलेशन नहीं किया। लेकिन कैसा अपराध किया? पकड़ना है पॉइंट, जिसमें कि दंड क्या हो? इम्प्रिजमेंट यानी कि क्या हो? कारावास। तब तो ये माना जाएगा कि वह बांड का क्या कर दिया? वायलेशन। और वायलेशन करने पर अब पुलिस को भी हक होगा कि एक को वारंट के बिना क्या करे? गिरफ्तार
और जितना समय अभी बचा है उतना समय तक वह कहाँ जाएगा जेल। और जो अपराध किया है उसके लिए मुकदमा अलग चलेगा, लेकिन ये बांध के उल्लंघन के लिए। तो एक उदाहरण मान लीजिए, दूसरा उदाहरण देखिए। तो पहले दिन ही वायलेशन कर दिया, 107 के तहत बांध भर दिया, 1 साल के लिए भरा, 6 माह तक शांति बनाए रखा, और 6 माह के बाद अशांति फैला दिया, यानी कि ऐसा कोई अपराध किया जिसमें कि उसे सजा कौन सी मिल सकती है, कारावास। तो बताइए, बांध का वायलेशन किया कि नहीं किया। तो अब कितना दिन उसका बचा है ये देखा जाएगा। तो कितना महीना बीत गया है, 6 माह, और कितना दिन है बचा है, 6 माह। तो कितने दिन के लिए जेल भेजा जाएगा बांध के उल्लंघन में, साल भर नहीं, बल्कि जितना दिन क्या है बचा। इसका मतलब 120 एक लाइन ये हुआ कि अगर आप बांध भर दिए तो आप बाध्य हैं कि परिशांति बनाइए या सदाचारी बने रहिए। अगर आपने इसका वायलेशन किया तो ये माना जाएगा कि आपने बांध का क्या किया है, वायलेशन। और वायलेशन बहुत क्या होगा, खतरनाक। और कहाँ जाएंगे, जेल। और गिरफ्तारी होगी कैसे, विदाउट वारंट, यानी कि वारंट के। इसके बाद आपका 122 से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। जो क्वेश्चन आपका बनता है वह आपका 122 से बनता है, और 3 मॉडल याद रखना है, 3 मॉडल, इसको लिख लीजिए। और 122 से देखिए क्वेश्चन का मॉडल कैसे बनता है भाई, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब पूरा 106, 107, 108, 109, 110 पूरा चार्ट बना लेना है। पहला नियम आइए, पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम ये है कि अगर किसी व्यक्ति से आपका प्रत्याभूत या सिक्योरिटी या गारंटी मांगी गई और वह व्यक्ति गारंटी देने से इनकार करता है, यानी बांध भरने से क्या करता है, इनकार, और जेल भेजा जाएगा भले बांध न भरने के कारण। तो पहला क्वेश्चन बनता है, बिना सेक्शन में हम बता रहे हैं कि प्रत्याभूत देने में डिफॉल्ट करने पर या व्यतिक्रम या चूक करने पर या असफल रहने पर अधिकतम कारावास कितना हो सकता है। तो अधिकतम पूछे तो कितना मारेंगे, 3 साल। पहला नियम याद रखिए। देखिए सामान्य बताया जा रहा, अधिकतम कितना, 3 साल। लेकिन अगर यही पूछ दे और सेक्शन वाइज पूछ दे कि 110 के तहत प्रत्याभूति मांगी गई और व्यक्ति बांध नहीं भरा, तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, जितने दिन के लिए उसे कारावास भेजा जा सकता है। 110 स्पेशली पूछ दे तो कितना, 109 स्पेशली पूछ दे तो 3 साल नहीं मारेंगे। अगर अलग अलग सेक्शन पूछे तो 108 पूछे तो 1 साल, 107 पूछे और 106, लेकिन हर हाल में अधिकतम 3 साल। तो एक की धारा में 106 और 100, ये पहला नियम। दूसरा नियम ये जानना है आपका कि अगर बांध भर दिया और बांध का समय चल रहा है और उस बीच में कभी भी वह बांध को भंग किया, ब्रीच किया, इसका मतलब कि ऐसा अपराध किया जिसमें कि दंड उसे क्या मिल सकता है, सारा। तब क्या होगा, तो जितना अवधि बांध की क्या है बची, उतने अवधि तक वह कहाँ जाएगा। और अभी हमने एक उदाहरण 6 माह वाला बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है कि जब जेल तो जाएगा, लेकिन कारावास कैसा होगा, सादा होगा कि कठोर होगा कि दोनों होगा। और यही आपका कह सकते हैं कि यही आपका अच्छे से जानना। देखिए भाई, यहाँ चार्ट बना कर लिख लीजिए, खूब पूछा जाता है। अगर 106 के तहत वह वायलेशन करता है या बांध नहीं भरता तो जेल जाएगा
तो जेल में सिंपल कारा इम्प्रिजमेंट होगा कि कठोर, तो केवल और केवल क्या सादा। 107 के तहत भी केवल क्या सादा, 108 के तहत भी केवल क्या सादा, और इन दो धाराओं के तहत या तो सादा कारावास या क्या सश्रम या कठोर श्रम के साथ। ये चार्ट बना लीजिए, यहीं से क्वेश्चन गलत होगा। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, 106 का उल्लंघन करने पर कैसा कारावास। अब ऑप्शन देखिए, सादा, कठोर, सादा या कठोर दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे केवल सादा। 107 का वायलेशन करने पर केवल सिंपल सादा साधारण, 108 का भी उल्लंघन करने पर केवल सादा, लेकिन 109 और 110 का वायलेशन करने पर उल्लंघन करने पर सादा या कठोर जैसा कार्यपालक मैजिस्ट्रेट क्या दे। क्वेश्चन गलत होता है यहाँ से 109 110 सादा या कठोर। सादा में जेल में काम नहीं करवाया जाता और कठोर में काम करवाया जाता है। काम जो करवाया जाता है व्यक्ति की हैसियत के अनुसार करवाया जाता है। और एक दो उदाहरण लास्ट में देखिए, अब खत्म हो गया है चैप्टर आपका। कल 25-25 धारा रोज खेल दिया जाए ताकि आपका हो जाए भाई। एक लास्ट में एक उदाहरण देखिए, काम करवाया जाता है भाई। जो जैसा रहता है जेल उससे जेलर वही वैसा काम करवाता है। जैसे कि आपका राम रहीम बाबा, पहले बाबा पर ही देखा जाए, आपका फूलों से ज्यादा प्रेम था तो हुआ कि गमले का क्या करिए, कटाई छटाई करिए और फूल को देखिए और किसको याद रखिए, फूल देखकर स्मृति ताजा करते रहे। हमारे बस की बात नहीं। अगला देखिए, जैसे कि आपका